अगर आप सबको मेरी ये न्यूज़ स्टोरी पसंद आ रही हो तो अपने भर भर कर लाइक, कमेंट और शेयर कर दे। इसके साथ साथ मेरे चैनल MS नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड 41 to 44। हाँ, तेरा ये भूलने का आदत अभी तक नहीं गया। यह अभी भी वही है। ऋतिक हंसते हुए आकृति के सिर पर चपत लगाया। आकृति मुंह बनाकर अपने बालों को सहलाई और बोली, गंदे लड़के। इतना कहकर वह भी ऋतिक के हाथ में मार दी। फिर दोनों ही एक दूसरे को देख तेज तेज हंसने लगे। फिर कुछ देर बाद आकृति कार से बाहर आई और ऋतिक उसे बाय करके तुरंत कार को आगे बढ़ा दिया। ऋतिक के जाने के बाद आकृति मुस्कुराते हुए मेंशन के अंदर आ गई। आकृति इस बात से अनजान थी कि किसी की नजरें घूर शघूर कर उन दोनों पर ही टिकी हुई है। जब आकृति का फोन नहीं लगता तो अद्विक गुस्से से बालकनी की तरफ चला जाता है। वह बालकनी में खड़ा होकर सिगरेट के लंबे लंबे कश लेने लगता है। उसकी नीली आंखें चांद की रोशनी में और भी ज्यादा गहरी लग रही थी। वह एकटक चांद की तरफ देख रहा था, जैसे मानो चांद में किसी को ढूंढ रहा हो। इस वक्त वह गुस्से से बौखलाया हुआ था। उसी समय पैलेस के बाहर एक कार रुकी, जिस पर अद्विक की नीली नजरें ठहर गई। कुछ सेकंड बाद अद्विक ने उसमें से आकृति को बाहर आते देखा। उसके होठों पर बड़ी सी स्माइल थी। अद्विक की नीली नजरें उन्हें पर टिकी हुई थी। उसने अब तक देख लिया था कि कार में बैठा इंसान कौन है और कार में किस तरह से वह इंसान आकृति के करीब जा रहा था। ऋतिक और आकृति को इस तरह से एक दूसरे के साथ हंसते हुए देखकर अद्विक के सीने पर सांप लौटने लगे। ऋतिक और आकृति को एक दूसरे के करीब देखना अद्विक को बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उसे उन दोनों को साथ देकर बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्से के कारण उसकी नसें उभर आई थी। इसके साथ साथ उसे अंदर ही अंदर एक बेचैनी सी होने लगी थी। बालकनी में ही इधर से उधर चलने लगा। उसके नीली आंखें खून की तरह लाल हो गए। अपनी बेचैनी को कम करने के लिए अद्विक वही बालकनी में खड़ा एक के बाद एक लगातार सिगरेट की काश लेते रहा। वह वही खड़ा इंतजार कर रहा था कि आकृति अंदर आते ही जरूर उसके रूम में आएगी। पर अफसोस वह काफी देर तक आकृति के आने का इंतजार करता रहा, पर आकृति रूम में नहीं आई। अब तो अद्विक की बेचैनी और बढ़ गई थी। उसके अंदर एक डर सा बैठ गया था। डर इस बात का कि कहीं वह अपनी आकृति को ना खो दे। कहीं उसकी आकृति ऋतिक के साथ में चली गई तो। नो नो नो, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। आकृति मेरी है और मेरी ही रहेगी। मैं कभी भी उसे किसी और के करीब नहीं जाने दूंगा और न ही मैं किसी और को उसके करीब आने दूंगा। ये सब बोलते हुए अद्विक की आंखें गुस्से से जल रहे थे। उसके होंठ कांप रहे थे। वह अपने कांपते हुए होठों पर सिगरेट रखता है और लाइट से जलाकर फिर से उसके लंबे लंबे कश लेने लगा। उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून और पागलपन दिखाई दे रहा था। सुबह के करीब 4 बजे तक अद्विक वही बालकनी में खड़ा सिगरेट के कश लेता रहा। अब तक उसके आसपास बहुत सारे सिगरेट के बॉक्स गिरे हुए थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसने सारी रात कितने सारे सिगरेट के कश ले लिए हैं। वही आकृति सीधे अदिति के रूम में गई। अदिति, जो कि वह भी परेशान थी कि आखिर आकृति कहाँ है। जैसे ही आकृति ने डोर ओपन किया, अदिति की नज़र उस पर गई। वह तुरंत उठी और उसके पास आकर बोली, कहाँ थी तू? अब तक तुझे होश भी है? कोई कितनी रात हो चुकी है? सॉरी यार, मुझे लेट हो गया, आकृति अदिति के पूछने पर बोली। फिर तुरंत वहां से वॉशरूम की तरफ बढ़ी और वॉशरूम के अंदर चली गई। अदिति बस वॉशरूम की डोर की तरफ देखते रहे। उसे आज आकृति कुछ बदली बदली सी लग रही थी। वह कुछ सेकंड तक वैसे ही बैठे डोर की तरफ देखती रही और फिर बेड पर जाकर लेट गई। कुछ देर बाद आकृति फ्रेश होकर और अपने कपड़े चेंज करके वॉशरूम से बाहर आई। अभी वह सिंपल सी नाइट ड्रेस में थी। वह चलते हुए बैठकर दूसरे की तरफ आई और लेट गई। अदिति बड़े ही गौर से आकृति को देख रही थी और उसे समझने की कोशिश कर रही थी। आकृति बिना कुछ बोले चुपचाप से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अदिति कुछ सेकंड तक आकृति की तरफ देखती रही, पर जब आकृति कुछ नहीं बोली तो वह भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही कुछ देर बाद आकृति धीरे से अपनी आंखें खोती है और अपने बगल में सो रही है। अदिति की तरफ देखी, जो कि अब तक सो चुकी थी। वह धीरे से बेड पर से उठी और रूम के बालकनी की तरफ बढ़ गई। वह बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। यार, आसमान में खिले चांद की तरफ देखने लगी। चांद की तरफ देखते हुए ही आकृति की आंखें धीरे धीरे नम हो गई और उसकी आंखों से कब आंसू गिरने लगे उसे पता भी नहीं चला। वह 1 घंटे तक वही बालकनी में ही खड़े चांद को निहारती रही। उसे आज ऐसा लग रहा था
जैसे मानो आज उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। अभी भी रह रहा है कर उसकी आंखों के सामने पार्टी वेन्यू के वॉशरूम का सीन आ रहा था, जिसे वह चाहकर भी भूल नहीं पा रही थी। 1 घंटे बाद आकृति अपने आंखों से बाहरी आंसुओं को साफ करती है और बालकनी से रूम की तरफ बढ़ गई। रूम में जाकर वह बेड पर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लग गई। वहीं दूसरी तरफ टीना के तो आज खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वह खुश होकर गाना गाते हुए अपने घर के अंदर एंटर करती है। अभी वह अंदर गई थी कि तभी किसी ने उसे पकड़कर एक झटके में अपने करीब खींच लिया। पहले तो टीना चौंक गई, पर सामने खड़े शख्स को देख उसके होठों की स्माइल और बड़ी हो गई। बेबी तुम यहाँ कब आए? टीना अपनी बड़ी स्माइल के साथ सामने खड़े शख्स की तरफ देखते हुए बोली। सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं विवेक था। वह टीना के चेहरे पर अपने हाथ फिराते हुए बोला, वह सब छोड़ो, पहले ये बताओ आज तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी कोई बहुत बड़ी लॉटरी लग गई हो। लॉटरी ही लग गई है, ऐसा ही कुछ समझ लो। हम लोग जो चाहते हैं वह जल्द ही पूरा होने वाला है। टीना अपने होठों पर खतरनाक स्माइल लिए बोली, मतलब मैं कुछ समझ नहीं। विवेक कंफ्यूज वाली नजरों से टीना की तरफ देखते हुए बोला। टीना विवेक के गालों पर अपने हाथ रखकर बोली, ओ बेबी तुम कितने भोले हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत जल्द हमारे रास्ता का कांटा यानी कि वह आकृति अद्वैत के लाइफ से बहुत दूर चली जाएगी और फिर मैं अद्वैत को अपना बनाऊंगी। उसके बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी हमारे हो जाएगी। अच्छा, पर वह कैसे? क्या मैं जान सकता हूँ कि ऐसा क्या किया है तुमने? आज विवेक अपनी भाव में उचकाते हुए टीना से पूछा। टीना बड़े ही अदा के साथ अपने बालों को पीछे की तरफ करते हुए बोली, अफसोस बेबी, अब तुम्हें नहीं बताऊंगी तो किस बताऊंगी। इतना कहकर उसने सारी बातें विवेक को बता दे, जिसे सुनकर विवेक के भी होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वह तुरंत टीना के होठों को तेजी चूमते हुए बोला, हाँ बच्चे, वहाँ क्या कमाल का न्यूज़ दिया है तुमने मुझे। आज तो मेरा मन बहुत खुश हो गया। विवेक एक झटके में टीना को उसके कमर से पकड़ खुद से चिपका लेता है। टीना भी विवेक के सीने पर अपने हाथ फिराने लगी और धीरे धीरे उसके शर्ट के बटन को खोलने लगे। ये देखकर विवेक हंसते हुए बोला, क्या बात है बेबी, लगता है तुमसे रहा नहीं जा रहा। हाँ, तुम सही बोल रहे हो, अब मुझे बिल्कुल भी दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। आई वॉन्ट यू राइट नाउ। अब मैं तुम्हें खुद के अंदर महसूस करना चाहती हूँ। टीना अपनी लिस्टी भरी आवाज में विवेक के चेहरे को पकड़कर बोली और फिर तुरंत थोड़ा ऊपर उचककर विवेक के होठों को अपने होठों में भर लिया। बड़े ही पैशनेटली से वो किस करने लगी। वही विवेक भी कम नहीं था, वह भी टीना को कसकर पकड़ लेता है और उसके होठों पर टूट पड़ा। दोनों ही एक दूसरे को पागलों की तरह किस करने लगे। किस करते हुए ही दोनों वही हाल में ही एक दूसरे के कपड़ों को निकालने में लग गए। दोनों के ही हाथ एक दूसरे के बदन पर घूम रहे थे। इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के ही शरीर में गर्मी बढ़ गई हो और उसे दोनों ही मिटाने में लगे हुए हैं। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े वही हाल में चारों तरफ फर्श पर बिखरे हुए पड़े थे। दोनों ही सोफे पर एक दूसरे के ऊपर लेटे इंटीमेट हो रहे थे। दोनों के ही तेज तेज सांसों की आवाज उस पूरे हॉल में गूंज रहे थे। दोनों ही अपने डिजायर को पूरा करने लगे। अगली सुबह सभी लोग ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। आकृति अदिति के साथ बैठी थी। रोज की तरह आज भी उसके होठों पर स्माइल थी, पर वह एक फेक स्माइल थी जिन्हें वह सबके सामने दिखाने के लिए अपने होठों पर सजा रखी थी। वहां डाइनिंग टेबल पर सभी लोग मौजूद थे, सिर्फ अद्वैत को छोड़कर। दादाजी ने फ्रंट चेयर खाली देखकर बोले, यह अद्वैत कहाँ रह गया? अभी तक ब्रेकफास्ट के लिए क्यों नहीं आया? जैसे ही आकृति के कानों में अद्वैत का नाम गया, एक बार फिर से उसकी आंखों के सामने कल रात का सीन आ गया, जिससे उसकी आंखें हल्की नम हो गई। वह अपने चेहरे को नीचे झुकाकर आंखों को साफ करने लगी। वह देखो, दादाजी भाई आ रहे हैं। अचानक से अदिति ने अपने दादाजी से कहा। सभी की नज़र सीढ़ियों की तरफ चले गए, जहां से अद्वैत बड़े ही रफ्तार तरीके से नीचे उतर कर आ रहा था। आकृति ने भी एक नज़र अद्वैत की तरह देखा और फिर अपने नजरें झुकाकर चुपचाप बैठ गई। अद्वैत चलकर वहां आया, सबसे पहले अपने दादाजी को गुड मॉर्निंग बोला और फिर अपने चेयर पर जाकर बैठ गया। दादाजी के कहने पर सभी लोग अपना ब्रेकफास्ट करने लगे। ब्रेकफास्ट करते हुए ही दादाजी अद्वैत की तरफ देखते हुए पूछे, कल की पार्टी कैसी रही? फिर वह आकृति की तरफ देखकर पूछे, आकृति बेटा आपने एंजॉय तो किया ना? जैसे ही दादाजी की बातें अद्वैत और आकृति के कानों पर पड़े,
एक पल के लिए दोनों की ही नज़र में एक दूसरे से जा मिली। फिर आगे की अपनी नज़रें नीचे झुकाकर धीरे से बोली, जी दादाजी, हमने कल की पार्टी बहुत एंजॉय की। आकृति की बातें सुन अद्वैत को से तीखी नज़रों से घूर कर देखने लगा। वही दादाजी और विजय जी की होठों पर स्माइल आ गए। चलो, ये जानकर अच्छा लगा कि तुम्हें पार्टी में मजा आया। दादाजी आकृति की बातों को सुनकर धीरे से बोले। आकृति भी बस मुस्कुरा दी। वहीं अदिति आकृति की मुस्कुराहट के पीछे उसके दर्द को साफ समझ पा रही थी, पर वह आकृति के सामने अपनी बात जाहिर नहीं करती। वह बस इंतजार कर रही थी, बस आकृति के खुद से का इंतजार कर रही थी। सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। वही अद्वैत की नजरें रह रहकर आकृति पर जा रही थी, पर आकृति एक बार भी उसकी तरफ नहीं देख रही थी। वह लगातार अपनी नजरों को नीचे झुकाए बैठी थी। अद्वैत को आकृति का इस तरह से ना देखना और भी गुस्सा दिला रहा था। उसे यही लग रहा था कि अब आकृति उसे इग्नोर भी करने लगी। आखिर वह ऐसा क्यों कर रही है? वही आकृति का तो बहुत मन था। अद्वैत को देखने पर कल रात जो हुआ वह सब सोच उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अद्वैत से की तरफ देखे। कुछ देर में सभी लोग अपना अपना ब्रेकफास्ट करके वहां से चले गए। आकृति वहां से जाने लगती है, तभी अदिति आकृति के हाथ को पकड़ उसे रोकते हुए पूछती है, आकृति ये क्या है? ये तेरे गले पर कैसा निशान है? जैसे ही आकृति ने सुना वह अपने गले पर टच करने लगी। उसे समझ नहीं आया कि अदिति किस निशान की बात कर रही है। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि यह लव बाइट के निशान हो। क्या ये सब भाई ने किया है? अदिति आकृति की तरह देख उसे एक शरारती स्माइल लिए बोली। अदिति की बात पर आकृति तुरंत बोली, आदू तू भी ना कुछ भी बोलती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तू गलत सोच रही है समझी। वह बस कल मुझे थोड़ी सी चोट लग गई थी। अपनी बात बोलते हुए आकृति को कल रात गुजरे बात का उसके साथ जबरदस्ती करना वह सब याद आने लगा। उन गुंडों के साथ हाथापाई करने के टाइम भी उसके गले पर गुंडों के नाखून के लग गए थे, जिससे वहां रेड निशान बन गए थे। उसे ही देखकर अदिति आकृति को चिढ़ा रही थी। तो ऐसी बात है, मुझे तो लगा कि शायद भाई कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए। अदिति आकृति को चिढ़ते हुए आगे बोली। आकृति उसके पीछे दौड़ते हुए बोली, रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। आदू की बच्ची, तू बहुत बोलने लगी है, अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अद्वैत की नीली नजरें उन दोनों पर टिकी हुई थी। अदिति की कही एक एक बातें अद्वैत ने सुन लिया था। उसने भी आकृति के गले पर बने उसे निशान को देखा तो उसका खून खौल उठा। अचानक उसके आंखों के सामने ऋतिक का चेहरा घूम गया, जिससे वह गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। वह गुस्से से दनदनाते हुए वहां से चला गया। अद्वैत के एक रूम में लगे पंचिंग बैग पर एक के बाद एक लगातार पंचिंग किए जा रहा था। उसके आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थे। उसके कानों में अभी अभी अदिति ने जो कुछ भी आकृति से कहा था वो सारे शब्द गूंज रहे थे। उसकी आंखों के सामने आकृति का ऋतिक के इतने करीब होकर बातें करना, वह सीन भी घूमने लगा। जितना वो इन सबको याद करता उतना ही उसका गुस्सा बढ़ते जा रहा था। अचानक से उसके कानों में कल रात टीना की कही बातें भी गूंजने लगे। आकृति और ऋतिक तो कॉलेज टाइम में काफी फेमस थे। कॉलेज में दोनों को बेस्ट कपल कहा जाता था। टीना की कही ये बातें बार बार अद्वैत के कानों में तेज तेज गूंज रहे थे। ये सब कुछ सोचते हुए अद्वैत का गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था। वो एक के बाद एक लगातार पंच किए जा रहा था। उसे ऐसा करते देख यही लग रहा था जैसे मानो वो उस पंचिंग बैग पर अपना गुस्सा निकल रहा हो। ऐसा नहीं था कि उसे आकृति पर विश्वास नहीं था, पर वो अपने आंखों देखी बातों को भी झूठला नहीं पा रहा था। बार बार उसकी आंखों के सामने आकृति और ऋतिक का एक दूसरे को गले लगाने वाला सीन ही आ रहा था। ये सब याद करके अद्वैत की दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसे अब बहुत ही बेचैनी सा महसूस होने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है उसके साथ। क्या मेरी वाइफ और उस लड़के ऋतिक के बीच कुछ चल रहा है? क्या वो दोनों इतने करीब आ गए हैं? वाइफी कब से उस लड़के से मिल रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे आकृति पर पूरा विश्वास है, वो मुझे कभी भी धोखा नहीं देगी। वो मुझसे बहुत प्यार। अद्वैत बोलते हुए अचानक से रुक गया। अब उसका दिल ये सब मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, पर उसका दिमाग बार बार उसे यही सोचने पर मजबूर कर रहा था कि कहीं उसकी आकृति उससे दूर तो नहीं होती जा रही है। उसी समय अद्वैत को याद आने लगा कि कैसे वो हमेशा आकृति को टॉर्चर करता था, उसे अपने करीब भी नहीं आने देता था, जिससे आकृति को बहुत तकलीफ होती थी।
और आज बस आकृति और ऋतिक को गले मिले देख उसे इतना बुरा लग रहा है। तब आकृति पर क्या बीतती रही होगी जब वो उसके सामने ही टीना के करीब जाता था, उसे किस करता था, कैसे वो खुद की तकलीफ को सहन की होगी। क्या वो भी इसी तरह मेरे लिए तड़पी होगी? क्या मेरी बेरुखी आज आकृति को मुझसे इतना दूर कर दिया? अचानक से उसे ऐसा दिखने लगा कि जैसे आकृति उससे दूर जा रही है और वो बस आकृति को चिल्लाए जा रहा था और उसे रुकने के लिए बोल रहा है, पर आकृति पीछे मुड़कर भी उसकी तरफ नहीं देखती और उसे छोड़कर वहां से चली जाती है। ये सब याद आते ही एक पल के लिए अद्वैत की सांस ही रुक गई। वह एक साइड रखी चेयर पर जाकर बैठ गया। वह अपने चेहरे को हाथों के बीच छिपा लिया, आकृति को खुद से दूर जाते हुए महसूस कर। अचानक ही अद्वैत की आंखें नम हो गई। उससे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे अपने सीने में तेज दर्द सा महसूस होने लगा। वह वही अपने चेहरे को हाथों में छुपाए हुए काफी देर तक बैठा रहा और उसकी आंखों से आंसू गिरने लग गए। उसका जी कर रहा था कि वह अभी अपनी वाइफ के पास जाए और झट से उसे अपने सीने से लगा ले, क्योंकि उसकी बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी और अभी उसे सिर्फ अपने वाइफ ही चाहिए थी। लेकिन अभी वहां उसकी वाइफ आकृति नहीं थी। काफी देर तक वहीं बैठे रहने के बाद अद्वैत गहरी सांस लेकर चेयर पर से उठा, वहां से बाहर निकल गया। वह सीधे अपने रूम में आया और कुछ ही देर में फ्रेश होकर तैयार हो गया। फिर अपने लैपटॉप बैग को अपने हाथों में लिए सीढ़ियों से होते हुए बाहर आ गया। ड्राइवर पहले से ही वहां पर कार लिए खड़ा था। अद्वैत बैक सीट पर जाकर बैठ और ड्राइवर तुरंत अद्वैत को लेकर ऑफिस के लिए निकल गया। अल्पविराम वही अद्वैत के जाते ही एक कोने में खड़ी सुनैना जी बाहर निकले। उनके होठों पर इस वक्त एक शैतानी मुस्कान थी। उन्होंने सब कुछ देख लिया था। वह तुरंत ही अपने मोबाइल से टीना को कॉल किया। कुछ ही रिंगर्स जाने के बाद टीना ने कॉल पिक किया। सुनैना जी टीना को सारी बातें बता दे, अद्वैत का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उद्धरण चिन्ह। टीना ने जब यह सुन तो उसे सब समझ आ गया। उसे सुनैना जी की बात सुनकर एक अलग ही खुशी महसूस हो रही थी। डोंट वरी आंटी, बहुत जल्द वह आकृति उस घर से बाहर होगी, टीना ने मुस्कुराते हुए सुनैना जी से कहा। सुनैना जी भी खुश हो गई और बोली, मैं भी यही चाहती हूँ कि वह लड़की जल्द से जल्द यहाँ से चली जाए। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मैं जब जब भी उसे यहाँ देखती हूँ तो मेरा खून खौल उठता है। कुछ देर बात करने के बाद सुनैना जी ने कॉल कट कर देती है। अब वह बहुत ही ज्यादा खुश थी। वहीं दूसरी तरफ टीना की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह रूम में जाकर कुछ ही देर में तैयार हुई और घर से बाहर निकल गई। अद्वैत अपने ऑफिस पहुंचा तो उसकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। सबसे पहले वह कॉन्फ्रेंस रूम में गया और कुछ ही देर में मीटिंग स्टार्ट हो गई। उसे मीटिंग के दौरान भी अद्वैत के चेहरे पर थोड़े परेशानी और गुस्से के भाव थे। वह मीटिंग पर भी अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहा था। बार बार उसे आकृति के खुद से दूर जाने का डर सता रहा था। इतना डर तो कभी भी टीना को लेकर नहीं फील किया था। शायद उसके दिल में टीना के लिए वो फील नहीं किया थी जो इन कुछ दिनों में ही आकृति के लिए वह फील करने लगा था। 2 घंटे बाद अद्वैत अपनी मीटिंग कंप्लीट करके वापस अपने केबिन में आया। वह अपने केबिन में चेयर पर पीछे की तरफ सिर टिकाए बैठ गया। कुछ ही देर में उसके डोर पर नाक की आवाज आई। अद्वैत इस वक्त आंखें बंद किया ही अपने कोल्ड वॉइस में बोला, कम इन। बॉस, मैंने वहां का सारा काम कंप्लीट कर लिया है और वर्क प्रोजेक्ट भी हमें भेज चुकी है। एक लड़के की आवाज अद्वैत के कानों में पड़े। इस आवाज को सुनते ही अद्वैत ने झट से अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों के सामने लड़का खड़ा था जो कि दिखने में काफी हैंडसम था। सांवला रंग होने के बाद भी उसके नैन नक्श बहुत ही आकर्षक थे। अच्छा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थे रोहित। अद्वैत सामने खड़े लड़के की तरफ देख हल्की मुस्कान के साथ बोला। तभी वह लड़का आगे बोला, सर आज का आपका शेड्यूल यह है। इतना बोलकर वह आदमी को सारे शेड्यूल बताने लगा। ये लड़का कोई और नहीं अद्वैत का खास असिस्टेंट रोहित है जो कि अभी कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। यह आदमी की असिस्टेंट के साथ साथ उसकी क्लासमेट भी था जो दोनों की पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो अधिक नाम रोहित को अपने साथ ही रख लिया। वह अपना खास असिस्टेंट बनाकर रोहित को अपने ऑफिस में काम दे दिया। रोहित जो कि पहले से ही बहुत मेहनती और ईमानदार था, इस कारण अद्वैत को उस पर पूरा विश्वास था। पर रोहित को देखते हुए अद्वैत को अपना पिछला जन्म याद आने लगा। कैसे पिछले जन्म में रोहित ने कई बार टीना की सच्चाई उसके सामने लाने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि उसने टीना और विवेक की साथ में इंटीमेट फोटोज भी दिखाएं।
पर अद्विक ने गुस्से से उन फोटोज को उसके मुंह पर दे मारा था और चिल्लाकर बोला था, तुम्हारा कोई भी हक नहीं बनता कि तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर करो। तुम होते कौन हो इस तरह से मुझे एडवाइस देने वाले? तुम मेरे सिर्फ एक नौकर हो और मैं तुम्हारा मालिक। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सिर्फ अपने काम से मतलब रखो। ये सब सुनकर रोहित को बहुत बुरा लगा था और धीरे धीरे उन दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई थी। ये सब याद करके अद्विक को खुद पर ही गिल्ट महसूस होने लगा। वह अपने हाथों की मुट्ठी बनाए हुए बैठा था। वही रोहित अद्विक को सारे शेड्यूल बताकर केबिन से जाने लगा। तभी अद्विक रोहित को रोकते हुए बोला, तुम ठीक हो रोहित? जैसे ही रोहित ने सुना वह चौंक गया, क्योंकि जब से टीना उसके लाइफ में आई थी अद्विक कभी भी उसे ढंग से बात नहीं करता था। यहाँ तक कि वह उसे सीधे मुंह बात करना भी बंद कर दिया था। पर आज अचानक ऐसे पूछने पर रोहित हैरान था। वह कुछ सेकंड तक अपनी जगह पर खड़े रहे, हैरानी से अद्विक की तरफ देखता रहा और फिर अपने धीमी वॉइस में बोला, यस सर मैं ठीक हूँ। इतना बोलकर रोहित तुरंत ही कैबिन से बाहर चला गया। वही रोहित को इस तरह से जाते देख अद्विक को अच्छा तो नहीं लगा, पर अभी वह कुछ कर भी नहीं सकता था। वापस से चेयर पर पीछे की तरफ बैठ गया। अचानक ही कुछ ही देर बाद केबिन का डोर ओपन हुआ और टीना मटकते हुए अंदर आ गई। अद्विक जो कि अपनी आंखें बंद किए बैठे हुआ था, उसने देखा भी नहीं कि कौन आया है। उसे लगा कि शायद रोहित आया हो तो वह बिना देखे ही बोला, रोहित जरा मेरे लिए स्ट्रॉन्ग कॉफी भिजवा देना। वही टीना अद्विक की बात सुन तिरछा मुस्कुराए और चलते हुए तुरंत अद्विक के गोद में बैठ गई। ऐसे अचानक किसी के बैठने से अद्विक हड़बड़ा गया। वह झट से अपनी आंखें खोला तो उसके बहुत करीब टीना बैठी हुई थी। टीना को ऐसे अपने गोद में देख अद्विक गुस्से से लाल हो गया। उसे टीना से घिन आ रहा था। वह तुरंत ही टीना को उठाने लगा, पर तभी टीना अपने दोनों हाथों को अद्विक के गले में लपेटे हुए बोली, क्या बात है बेबी? क्या तुम पूरी रात सोए नहीं हो? और तुम बहुत थके थके से लग रहे हो। तुम कहो तो मैं अभी तुम्हारी थकान दूर कर दूं। पर अद्विक टीना के बोलने का कोई जवाब नहीं दिया। उसे तो टीना को देखने का भी मन नहीं कर रहा था। तभी टीना अपने एक हाथ की उंगली को अद्विक के गालों पर घुमाते हुए बड़े ही अदा के साथ बोली, बोलो ना बेबी, क्या मैं तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर दूं, जिससे तुम्हारा थकान तुरंत ही दूर हो जाएगा? पर अद्विक अभी भी कुछ नहीं बोला। वही अद्विक को चुप देख टीना मन ही मन सब समझ रही थी और वह बिना अद्विक के कुछ बोले धीरे धीरे अद्विक के होठों की तरफ बढ़ने लगी। उसके और अद्विक के होंठ बिल्कुल करीब आ गए। अद्विक के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। वही टीना अद्विक के होठों को अपने लास्ट भरी नजरों से देख रही थी, जैसे मानो वह अभी ही इन्हें खा जाना चाहती हो। टीना अद्विक के होठों की तरफ देखते हुए अपनी लिस्टी वे में बोली, बेबी यू लुक सो हॉट। इतना बोलकर टीना अद्विक के होठों की तरफ झुकने लगी, पर अद्विक तुरंत पीछे हट गया। ये देख टीना उसके टाई को पकड़कर खींच लेती है और अद्विक के होठों के बिल्कुल करीब पहुंचकर बोली, बेबी आई वांना किस यू। इतना बोलकर टीना अद्विक के होठों पर अपने होंठ रखने वाली थी कि तभी अद्विक तुरंत अपने चेहरे को दूसरे तरफ टर्न कर लेगा, जिससे टीना के होठ अद्विक के गालों को छू जाएंगे। टीना अभी भी अद्विक के होठों को ही देख रही थी, क्योंकि वो अद्विक के होठों पर किस नहीं कर पाई थी। वही अद्विक टीना की लस्त भरी नजरों को साफ महसूस कर पा रहा था और उसको मन ही मन टीना पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जैसे ही टीना अद्विक के होठों को टच करने वाली थी कि तभी अद्विक अपने चेहरे को दूसरे तरफ फेर लिया और बिना किसी भाव के बोला, टीना हटो यहाँ से, ये मेरा ऑफिस है, कोई घर नहीं कि तुम जो चाहे वह कर सकती हो, और तुम इस तरह से ऑफिस में इस तरह मेरे इतने करीब नहीं आ सकती। क्या है बेबी, तुम तो मुझे भूल ही गए हो। अब तुम मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करते, मेरे साथ टाइम भी स्पेंड नहीं करते, और अगर मैं आज ऑफिस में ना आती तो कैसे तुमसे मिल पाती? तुम तो घर आते ही नहीं हो। ऐसा लग रहा है जैसे अब तुम मुझसे दूर भाग रहे हो। आखिर बात क्या है बेबी? टीना बड़ी ही मासूम सी शक्ल बनाकर अद्विक से बोली। अद्विक टीना को खुद के ऊपर से हटाया और बिना किसी भाव के बोल, कोई बात नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि ऑफिस में किसी को भी यह सब पता चले और फालतू में लोग हमें लेकर गॉसिप करें। टीना को आगे की बात सुन बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, पर फिर कुछ सोच उसकी आंखों में चमक से आ गई। वह एक बार फिर से अद्विक के करीब बढ़ने लगी तो अद्विक तुरंत वही टेबल पर रखे फाइल को उठाकर उसे चेक करने लगा। उसी समय टीना का मोबाइल बज उठा। मोबाइल पर फ्लैश हो रहे नंबर को देख टीना के होठों पर कुटिल मुस्कान आ गए
वह कॉल पिक की दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जैसे सुनकर टीना बोली, क्या यार रिया, तू तो बहुत लकी है यार, तुझे इतना परफेक्ट बॉयफ्रेंड मिला है जो तुझे पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर रहा है और तेरी बॉडी पर भी लव बाइट मार्क्स भी दिया है। तेरी आवाज में आ रही खुशी को महसूस कर साफ पता चल रहा है कि तू कल इंटीमेट होकर काफी ज्यादा हैप्पी लग रही है। और एक मेरा बॉयफ्रेंड है जो अब मुझसे दूर दूर ही रहता, और लव बाइट मार्क्स छोड़ना तो वह दूर की बात है। टीना की कही एक एक बातें अद्वैत की कानों में जा रहे थे। लव बाइट वर्ड सुनकर अद्वैत के कान खड़े हो गए। अचानक ही उसकी आंखों के सामने आकृति के गले पर बने बाइट मार्क्स का सीन नाचने लगा। इसका मतलब ऋतिक और आकृति दोनों कल इंटीमेट हुए थे। अद्वैत टीना की बात सुन अपने मन ही मन बड़बड़ाया। अचानक से उसके चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए और हाथों की नसें देखने लगी। टीना अपनी तिरछी निगाहों से अद्वैत के चेहरे को ही देख रही थी और अद्वैत के चेहरे पर बनते बिगड़ते भाव को देख उसके होठों की स्माइल बढ़ती ही जा रही थी। वह समझ गई थी कि उसका सारा प्लान काम कर रहा है। वह इस तरह मोबाइल अपने कान पर लगाए हुए मन ही मन बोले, अच्छा तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है। अब मैं भी देखती हूँ कि कैसे तुम आकृति के पास जाओगे। उसे मेरी प्यारी सिस्टर, जल्दी ही तुम बेघर होने वाली हो और मिसेज अद्वैत सिंह राठौड़ का टैग भी तुम पर से हट जाएगा। ये सब सोचते हुए टीना की आंखों में शैतानियत नाचने लगे और होठों की मुस्कान बढ़ गई। अदिति अपने रूम में बैठे हुए आकृति की बिहेवियर के बारे में सोच रही थी। उसे अपनी फ्रेंड आकृति की बहुत चिंता हो रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर कल रात पार्टी में आकृति और उसके भाई के बीच ऐसा क्या हुआ कि वह दोनों एक दूसरे से बातें तक नहीं कर रहे हैं। वो काफी देर तक सोचती रही, ऐसा क्या हुआ होगा भाई और अक्कू के बीच कल रात पार्टी में हो ना हो। वो टीना वहां आए होगी और उसी ने कुछ ऐसा ड्रामा किया होगा। और अद्वैत भाई तो वैसे भी उस टीना के प्यार में पागल है। वो जरूर उसके ड्रामे में आ गए होंगे और यही बात मेरी फ्रेंड को अच्छी नहीं लगी होगी। अदिति यह सब कुछ सोचते हुए बोली, अगर इस बार टीना ने कुछ भी किया होगा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, पर उससे पहले मुझे सब सच जानना होगा कि आखिर कल रात क्या हुआ था। किससे पता चलेगा मुझे ये सब सच। ये सब बोलते हुए अदिति सोचने लग गई। अचानक से उसके मन में एक नाम आया, रक्षित जी। रक्षित का नाम याद आते ही उसे वो दिन याद आ गया जिस दिन करण ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और रक्षित ने आकर उसे बचाया था। उसे याद आने लगा कि हमेशा जब भी वो मुसीबत में होती थी तो रक्षित ही आकर उसे बचाता है। अचानक ही उसे 1 महीने पहले होटल रूम में जो कुछ हुआ वो सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। फ्लैशबैक, आज अदिति का लास्ट पेपर था, इसलिए सभी फ्रेंड्स ने पहले ही प्लान बना रखा था कि पेपर होने के बाद सब आज एंजॉय करने के लिए क्लब जाएंगे। अदिति बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि उसका पेपर बहुत अच्छा गया था। वह अपने फ्रेंड के साथ क्लब जाने वाली थी कि तभी उसने करण को भी कॉल करके वहां इनवाइट कर लिया। करण ने जब ये सुना तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और बोला, ऑफ कोर्स बेबी, आई एम कमिंग, मैं जरूर आऊंगा। अदिति जो कि करण से बहुत प्यार करती थी, वह करण की बात सुन खुश हो गई। उसके सारे फ्रेंड्स जानते थे कि अदिति करण को बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, पर इसके साथ ही साथ उसके फ्रेंड्स ये भी जानते थे कि करण बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। वो कितना गिरा हुआ इंसान है। कई लोग तो उसे प्ले बॉय भी बोलते थे, पर अदिति उसके प्यार में पागल थी, इसलिए वो अपने किसी फ्रेंड की बातों को नहीं सुनती थी। जो भी उसे समझाने की कोशिश करता, अदिति उनसे गुस्सा हो जाती और अपनी फ्रेंडशिप तोड़ लेती। रात के 8 बजे सभी लोग क्लब में पहुंचे। आज सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा खुश थे। अदिति ने ब्लैक कलर का शॉर्ट मिडी पहन रखा था। उसने अपने लंबे बालों को खुला छोड़ रखा था और होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक लगाई थी। इन सब में अदिति कमाल की खूबसूरत लग रही थी। वहां क्लब में मौजूद सभी लड़कों के नजरें अदिति पर ही जाकर ठहर गई थी। सारे फ्रेंड्स 1-2 ड्रिंक करने के बाद फ्लोर पर जाकर डांस करने लगे। वहीं अदिति बार बार क्लब के एंट्रेंस की तरफ देख रही थी क्योंकि उसे करण का इंतजार था। अचानक ही उसे करण आता हुआ दिखा। ये देखकर अदिति बहुत खुश हो गई और भागते हुए करण के पास गई और तुरंत उसके गले लगते हुए बोली, करण तुम आ गए, आई एम सो हैप्पी। करण ने अदिति को कसकर अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, ऑफ कोर्स बेबी, तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है क्या। अदिति करण के चेहरे की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर तुरंत ना में सिर हिला दी। फिर अदिति करण को लेकर अपने सारे फ्रेंड्स के पास गई
सारे फ्रेंड्स करण को देख कोई खास खुश नहीं थे, पर अदिति के लिए सब मुस्कुराकर करण से मिले। फिर करण अदिति के साथ डांस करने लगा। करण डांस करते हुए अदिति को लेकर एक साइड आया और उसे ड्रिंक देते हुए बोला, बेबी दिस इज फेयर, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। ओह यू आर सो स्वीट बेबी, थैंक यू सो मच। इतना बोलकर अदिति तुरंत ही उस ड्रिंक को पीने लगी। अदिति जैसे जैसे उस ड्रिंक को पी रही थी, करण के आंखों में साजिश के भाव साफ दिखाई देने लगे थे। करण के फेस पर एक शैतानी मुस्कान आ गए थे। वही अदिति करण पर इतना विश्वास करती थी कि वो बिना कुछ ज्यादा सोच एक ही सांस में उसके दिए सारे ड्रिंक को पी गई। ड्रिंक पीने के बाद अदिति खुश होकर तुरंत ही वहां से फ्लो पर डांस करने के लिए चली जाती है। करण भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे जाता है और उसे पकड़ पकड़ कर डांस करने लगता है। वह अदिति के कमर में हाथ डालकर उसे बड़ी ही अजीब तरीके से यहाँ वहाँ टच कर रहा था। अदिति को ना जाने क्यों ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ ही देर में अदिति को थोड़ा अजीब सा लगने लगता है। उसे अपने शरीर में गर्मी सा महसूस होने लगता है। वो करण की तरफ देखते हुए बोली, बेबी ना जाने क्यों मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अभी वॉशरूम से होकर आती हूँ। इतना कहकर अदिति वहां से जाने लगती है कि तभी करण उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, रुको बेबी मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। ये सुनकर अदिति मुस्कुराती है और फिर करण के साथ वहां से वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। वॉशरूम तक पहुंचते पहुंचते अदिति की हालत खराब होने लगी थी। असल में करण ने उस ड्रिंक में ड्रग मिला दिया था, जिस कारण अदिति का शरीर गर्म होने लगा था और अब उस पर ड्रग्स का असर होने लगा था। वो अब लड़खड़ा कर गिरने लगती है। ये देखकर करण तुरंत ही उसे पकड़ लेता है। अदिति हंसते हुए बोली, ये मुझे क्या हो रहा है करण, मैंने तो इतना ड्रिंक भी नहीं किया, फिर मुझे अजीब सा क्यों हो रहा है। करण तुरंत ही अदिति को अपने गोद में उठा लेता है और बोलता है, डोंट वरी बेबी, कुछ देर में सब ठीक हो जाएगा। अदिति उसकी बाहों में लिपटी हुई थी, उसकी आंखें अब बंद होने लगी थी। करण अदिति की हालत को देख तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, अब क्या ही बताऊं तुम्हें बेबी की, तुम्हें क्या हो रहा है, आखिर मैंने ही तो ये सब किया है। इतना बोलकर वो हंसने लगता है और कुछ ही देर में करण अदिति को अपने गोद में लिए एक रूम में जाता है और अदिति को बेड पर लेटा देते हैं। अदिति बेड पर दर्द से कराह रही थी। करण अदिति की तरफ देखा है, फिर तुरंत अपने पैंट के पॉकेट से मोबाइल निकाल किसी को कॉल करने लगता है। हेलो, जिस लड़की की बात हुई थी वो अब तैयार है, जल्दी से रूम में आ जाओ और साथ में मेरे पैसे भी लेते आना। करण तुरंत अदिति की तरफ देखते हुए फोन पर बोला। फोन पर दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है, जिसे सुनकर करण बहुत खुश हो जाता है और तुरंत ही कॉल कट कर देता है। फिर करण चलते हुए अदिति के पास जाता है और उसकी गालों पर अपनी उंगलियों को फिराते हुए बोलता है, बेबी तुम्हारी खूबसूरती आखिरकार आज मेरे काम में आ ही जाएगी। इतने दिनों से मैं इस फिराक में ही था कि कब मैं तुम्हारा यूज करके अच्छा खासा पैसा बना सकूं, और आज देखो आज की रात तुम्हारे लिए तो रंगीन ही होगी, उसके साथ ही साथ में भी माला माल हो जाऊंगा। अदिति जो कि नशे में थी, पर उसे करण की बातें साफ सुनाई दे गई थी। वो अपने अधखुली आंखों खोल के करण को देख रही थी। उसी समय रूम का डोर ओपन होता है और एक एजेड आदमी रूम के अंदर आता है, जो कि काफी मोटा सा था। उसके पेट बाहर की तरफ निकले हुए थे। उसे देखकर करण मुस्कुराते हुए बोला, मिस्टर अग्रवाल ये देखिए कमल की है ना। वो आदमी जो कि मिस्टर अग्रवाल थे, वो अदिति की तरह देख अपने होठों को चबाते हुए बोले, सच में खूबसूरती की मूरत है, आज तो मेरी रातें तुमने रंगीन कर दिए करण। इतना बोलकर वो अपने पैंट के पॉकेट से नोटों की गड्डी निकालकर करण की तरफ बढ़ा देता है। करण उस गड्डी को देखकर मुस्कुराने लगा। वहीं अदिति अपने अधखुली आंखों से ये सब कुछ देख रही थी और उसकी आंखों के कोने से आंसू आने लगे थे। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि करण उसके साथ ऐसा कर सकता है। वो करण जिससे वो बेइंतहा मोहब्बत करती थी, और वही करण इस हद तक चला गया था। तभी उस रूम में एक लड़की भी आई और वो तुरंत ही करण के गले लगकर बोली, ओ बेबी आखिरकार आज के बाद हमारा इस लड़की से पीछा छूट जाएगा और अब हम दोनों खुलेआम एक दूसरे के साथ रह सकेंगे। करण भी मुस्कुराकर उस लड़की को कसकर पकड़ते हुए बोला, ऑफ कोर्स बेबी। इतना बोलकर वो उस लड़की के होठों को चूम लिया। जितना अदिति यह सब देखती उसका दिल टूटने लगता। नशा हावी होने के कारण वो हिल-हुल नहीं पा रही थी। फिर करण उस लड़की के साथ वहां से बाहर चला गया। वहीं मिस्टर अग्रवाल अदिति की तरफ बढ़ गए
मिस्टर अग्रवाल धीरे धीरे अपने कपड़ों को उतारने लगे। ये देखकर अदिति बहुत ही ज्यादा डर गई। वो धीरे धीरे हिम्मत करके बेड पर से उठने लगी। तभी मिस्टर अग्रवाल अदिति के पास आए और उसकी कलाई को पकड़ लिए। अदिति में ड्रग के कारण इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वहां से भाग जाए या किसी को अपनी मदद के लिए बुला ले। अब कहाँ जा रही हो जानेमन? आज की रात को तुम हसीन बना दो, फिर कल सुबह तुम्हें जहाँ जाना है चले जाना। मिस्टर अग्रवाल बड़े ही गंदी तरीके से अदिति के कमर में हाथ डालकर उससे बोले। अदिति गिड़गिड़ाते हुए बोली, नहीं प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए। पर मिस्टर अग्रवाल अदिति को बेड पर पटक दिए। ये देखकर अदिति घबरा कर रोते हुए बोली, प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करिए। मैंने आप लोग का क्या बिगाड़ा है? आप जितना बोलेंगे मैं आपको उतना पैसे दूंगी, पर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। फिर मिस्टर अग्रवाल भला कैसे अदिति को छोड़ सकते थे? वो तो अदिति की खूबसूरती को देखकर पागल हो गए थे। वो तो बस हर हाल में अदिति के जिस्म के साथ खेलना चाह रहे थे। आज मेरे इस जिस्म में लगे आग को तुम्हें बुझाना होगा जानेमन। मिस्टर अग्रवाल अदिति के होठों की तरफ अपने होठों को बढ़ाते हुए बोले। अदिति बुरी तरह से डरी हुई थी। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर मिस्टर अग्रवाल को धक्का देती और जल्दी से हिम्मत करके बेड पर से नीचे उतर गई। मिस्टर अग्रवाल जो कि अदिति के धक्का देने से फर्श पर गिर गए थे, वो गुस्से से अदिति को घूरे और जल्दी से उठकर अदिति की तरफ बढ़ने लगे। पर उससे पहले कि वो अदिति तक पहुंचते, अदिति तुरंत डोर ओपन करके जल्दी से वहां से बाहर निकल गई। मिस्टर अग्रवाल चाहकर भी अदिति के पीछे नहीं गए, क्योंकि अभी वो सिर्फ अपने अंडरगारमेंट्स में थे, तो वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने लगे। तब तक अदिति लड़खड़ाते हुए उसी फ्लो पर लड़खड़ाते हुए भाग रही थी। तभी वो सामने से आ रहे एक लड़के जाकर टकरा गई। वो गिरती उससे पहले ही वो लड़का उसे संभाल लिया। उस लड़के ने जैसे ही अदिति को देखा तो वो चौंक गया। अदिति तुम यहाँ, और वह भी इस हाल में? वो लड़का चौंकते हुए अदिति की तरह देखकर बोला। अदिति जो कि अब तक पूरे नशे में थी, उसे किसी बात का कोई होश नहीं था कि अभी उसके सामने खड़ा लड़का कौन है। वो अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करते हुए उस लड़के की तरफ देख रही थी। वही वो लड़का अदिति को देख बहुत घबराया हुआ था। प्लीज हेल्प मी, मुझे बचा लीजिए, मुझे कुछ ड्रिंक में दिया गया है। इतना कहकर वो लड़खड़ा कर गिरने लगी। तभी वो लड़का अदिति को पकड़ लिया। वही उस लड़के के पास खड़े गार्ड्स उस लड़की को अपने सर से दूर हटाने के लिए बोले, सर आप टेंशन मत लीजिए, हम अभी इस लड़की को हटाते हैं। इतना बोलकर वो गार्ड्स अदिति की तरफ बढ़े, पर तभी वो लड़का गुस्से से घूरकर उन सब की तरफ देखा, जिससे सब डर कर पीछे हो गए। फिर वो लड़का अदिति को अपने गोद में उठा लिया और उसे लेकर अपने रूम की तरफ गया। रूम में जाकर वो तुरंत ही अदिति को लेकर वॉशरूम में चला गया। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा अदिति, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रक्षित कपूर कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं सोच सकता। जी हाँ, ये लड़का कोई और नहीं रक्षित कपूर था। वो अदिति को वॉशरूम में लाकर ठंडे पानी से भरे बाथटब में लिटा दिया। बाथटब का पानी काफी ठंडा था, पर अदिति के शरीर की गर्मी इतनी बढ़ चुकी थी कि उसके लिए वो ठंडा पानी भी अभी कोई असर नहीं कर रहा था। अदिति बार बार रक्षित को पकड़कर अपनी तरफ खींच रही थी और जबरदस्ती उसके होठों को चूमने लगती, लेकिन रक्षित खुद पर कंट्रोल किए हुए था। वो नहीं चाहता था कि अभी ऐसा कुछ हो जिस कारण अदिति को बाद में पछताना पड़े। वो बस अदिति को किस करने दे रहा था। अदिति किस करने के साथ साथ रक्षित के होठों पर बाइट भी कर रही थी। वो उसके कंधे कॉलरबोन पर भी तेज तेज बाइट कर रही थी, पर रक्षित खुद को कंट्रोल किए हुए था। ऐसे ही काफी देर तक वो कर रही थी, रक्षित को परेशान करती रही और फिर थक कर उसके बाहों में ही सो गई। अचानक ही फोन के घंटी की आवाज सुन अदिति अपनी सोच से बाहर आई। अदिति ने अपने मोबाइल को चेक की तो उस पर रक्षित का नाम फ्लैश हो रहा था। रक्षित का नाम देख अदिति घबरा गई और डर के कारण वो कॉल पिक नहीं की। रात के करीब 9 बजे अद्विक की एक कार राठौर मेंशन के सामने आकर रुका। अद्विक कार से बाहर आया। अचानक ही अद्विक की नजरें टेरेस पर खड़ी आकृति पर ठहर गए। वो उसे देख पहले तो ये सोचकर खुश हो गया कि आकृति उसका वेट कर रही है, पर कुछ ही देर में उसकी चेहरा सख्त हो गया। आकृति तो टेरेस पर इधर से उधर घूमते हुए फोन पर किसी से बातें कर रही थी। बातें करते हुए वो काफी ज्यादा खुश लग रही थी। ये सब देख अद्विक बुरी तरह जल उठा। उसने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। तभी कार के दूसरे तरफ से टीना बाहर आई।
उसकी नज़र भी टेरेस पर घूम घूम कर बातें करती आकृति पर गई, और फिर वो अद्विक की तरफ देखकर सब समझ गई। उसके होठों पर तिरछी स्माइल आ गए। वो चलते हुए अद्विक के पास गई और धीरे से बोली, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी छोटी सिस्टर अब मुस्कुराना सीख गई है, वरना जब जब हम दोनों साथ होते थे तो वो बहुत उदास हो जाती थी और मुझे भी बहुत गिल्ट फील होता था कि मेरे कारण मेरी छोटी बहन इतनी दुखी रहती है। पर आज मुझे अच्छा लग रहा है कि चलो मेरी बहन की लाइफ में भी खुशी आने वाली है, उसे उसका प्यार मिल गया है। उद्धरण चिन्ह। अद्विक को टीना की कही एक एक बातें सुन गुस्सा आने लगा। उसे टीना की बातें सुनकर बौखला रहा था। तभी टेरेस पर खड़ी आकृति की भी नज़र नीचे गई। वो अद्विक की तरफ देखने लगी। तब तक टीना अद्विक को तुरंत अपनी तरफ खींची और उससे बिल्कुल इस तरह से चिपक गई कि ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हो। ये देखकर आकृति की आंखें नम हो गई और वो तुरंत अपनी नज़रें फेर ली। वही टीना अपनी नज़रों से आकृति की तरफ देख उसके होठों पर खतरनाक स्माइल आ गई। ये क्या हरकत है टीना, तुम इस तरह से मेरे करीब नहीं आ सकती। तुम्हें पता है ना कि अभी हम कहाँ हैं। अद्विक गुस्से से एक झटके में टीना को खुद से दूर करते हुए थोड़ी नाराजगी के साथ बोला, सॉरी बेबी, वह मेरे पैर में ठोकर लग गई थी। मैं गिरने वाली थी इसलिए मैंने तुम्हें पकड़ लिया। सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। टीना मासूम सी शक्ल बनाकर अद्विक की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें मेरा ड्राइवर तुम्हारे घर छोड़ देगा। इतना कर अद्विक टीना को इग्नोर कर मेंशन के अंदर चला गया। वही थी टीना अद्विक को जाते देख मुस्कुराते हुए बोली, ओ अद्विक बेबी, तुम सोच भी नहीं सकते मुझे कितनी खुशी हो रही है तुम्हारी हालत देखकर। तुम जितना आकृति को देखकर गुस्सा करोगे उतना ही तो तुम्हारे अंदर उसके लिए नफरत बढ़ती जाएगी और उसका सबसे ज्यादा फायदा मुझे होगा। ये बोलकर वह हंसने लगी। अद्विक गुस्से से दनदनाते हुए पैलेस के अंदर गया और सीधे सीढ़ियों से होते हुए टेरेस पर चला गया। वह अपने रूम में भी नहीं गया। अभी उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सबसे पहले आकृति से मिलना चाहता था। वो टेरेस पर पहुंचा तो आकृति अभी भी फोन पर बातें कर रही थी और बार बार एक लड़के का नाम ले रही थी। उस लड़के का नाम सुनकर अद्विक का गुस्सा और भी बढ़ गया, क्योंकि ये लड़का कोई और नहीं आकृति का बेस्ट फ्रेंड ऋतिक था। अद्विक गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना लिया, फिर तेज कदमों के साथ चलते हुए आकृति के पास गया और एक झटके में उसके हाथों से मोबाइल छीनकर उसे फर्श पर फेंक दिया। कुछ ही सेकंड में मोबाइल के टुकड़े फर्श पर बिखर गए। आकृति तो बस आंखें फाड़े अपने मोबाइल के टुकड़े को देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी उसका वो मोबाइल जो बिल्कुल ठीक था वह इस तरह से टुकड़ों में बदल चुका है और अब वो किसी काम का नहीं रहा। ये तुम किससे बातें कर रही थी और इतनी रात में तुम यहाँ टेरेस पर क्या कर रही हो? अद्विक गुस्से से आकृति की कलाई को कसकर पकड़ते हुए बोला। ऐसे अचानक अद्विक के पकड़ने से आकृति के मुंह से एक दर्द भरी आह निकल गई। तभी आकृति अद्विक की तरफ देखकर कुछ बोली, जिसे सुनकर अद्विक और भी ज्यादा गुस्से से तिलमिला उठा। आपको कोई हक नहीं बनता इस तरह से मुझ पर चिल्लाने का। आप मुझ पर इस तरह से गुस्सा नहीं दिखा सकते। आकृति ने गुस्से से अद्विक की तरफ देखकर बोली और एक झटके में अपने हाथ को अद्विक की पकड़ से छुड़ा दी। हालांकि अद्विक ने बहुत तेजी से उसके हाथों को पकड़ रखा था, पर आकृति की बातें सुन उसकी पकड़ उस पर ढीली हो गई थी, जिसका फायदा उठाकर आकृति ने तुरंत अपने हाथ को पीछे खींच लिया। वो अपने कलाई को सहलाने लगी, जिस पर अब तक अद्विक की उंगलियों के निशान बन चुके थे। वहीं अद्विक ने जब आकृति की बातें सुनी तो वो तिलमिला उठा। वो गुस्से से आकृति की तरफ घूरने लगा। वहीं आकृति अब देख भी नहीं रही थी, उसने अपनी नज़रें फेर ली थी। ये बातें अद्विक को और भी चुभ गई थी। उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि आकृति उससे अपनी नज़रें फेरे देख। वो एक झटके में आकृति को उसके कंधे से कसकर पकड़कर अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ये सब तुम क्या कर रही हो? तुम ये कैसे बोल सकती हो कि मैं तुमसे कुछ कह नहीं सकता? यू आर माई वाइफ, तो पूरा हक बनता है मेरा तुम पर ये पूछने का कि तुम कब और किससे बातें करती हो और कहाँ जाती हो। आकृति को अद्विक की बातें सुन मन ही मन गुस्सा आ रहा था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझ पर कोई भी एलिगेशन लगाने से पहले खुद के गिरेबान में झांक लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। इतना बोलकर आकृति अपने कंधे पर से अद्विक के हाथों को झटक कर दूर कर देती है और वहां से जाने लगी।
अद्विक एक पल के लिए समझ नहीं पाया कि आखिर आकृति के कहने का क्या मतलब है। उसने ऐसा क्या किया जो आकृति उसे इस तरह से बोल रही है। अभी आकृति वहां से जाती, उससे पहले ही अद्विक आगे बढ़ा और उसकी कलाई को पकड़ एक बार फिर अपनी तरफ खींच लिया। आकृति अद्विक के ऐसा करने पर चौंक गई। तभी अद्विक आकृति की आंखों में देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने? मैं कुछ समझा नहीं। आकृति अद्विक की बात पर एक तंज भरी मुस्कान दी और बोली, कुछ नहीं, यही तो बात है, आप कुछ समझते नहीं। इतना बोलकर आकृति अपने दूसरे हाथ से अद्विक की पकड़ को अपनी कलाई पर से छुड़ा ली और तेजी से सीढ़ियों से होते हुए नीचे चली गई। अद्विक बस खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। वो अभी भी बहुत कंफ्यूज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आकृति ने ये सब क्यों कहा। आज उसे आकृति की आंखों में खुद के लिए गुस्से के भाव साफ दिख रहे थे। आज से पहले अद्विक ने आकृति की आंखों में कभी भी ऐसे भाव नहीं देखा था। उसने उसे बहुत दर्द दिए थे, पर तब भी आकृति ने कभी भी इस तरह से नाराजगी जाहिर नहीं की थी। उसने कभी भी पलटकर उससे कोई जवाब नहीं दिया था, पर आज आकृति का ऐसे बोलना अद्विक समझ नहीं पा रहा था। आखिर हो क्या रहा है? आज आकृति ने ऐसा क्यों कहा? कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही? अद्विक अपने बालों को नोचते हुए चिल्ला कर बोला। आकृति की बातें सोच सोच कर दर्द के कारण उसका सिर फटा जा रहा था, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर बात क्या है। वही सुनैना जी अपने हाथ में मोबाइल लिए मुस्कुरा रही थी। वो याद करने लगी कि कैसे जब अद्विक वापस आने के बाद गुस्से से सीढ़ियों से होते हुए टेरेस पर जा रहा था, तभी वो उसे देखी और मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे चल दी और वो वही छिपकर अद्विक और आकृति की सारी बातें रिकॉर्ड करने लगी थी। जैसे ही आकृति दुखी होकर नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, ये देख सुनैना जी झट से भागते हुए नीचे चली आई ताकि किसी को भी उनके आने की खबर भी ना लगे। वाह, क्या धमाकेदार सीन देखने को मिला है। आज मेरे कलेजे को ठंडक मिल रही है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा प्लेन काम करने लगा है। उस टीना को अपने साथ मिलकर मुझसे कोई भी गलती नहीं हुई है। सुनैना जी अपने हाथ में पड़े मोबाइल में चल रहे वीडियो को देख तीखी मुस्कान के साथ बोली, मैंने तो पहले ही कहा था, मॉम, टीना हमारे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के बराबर है। वह हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। और आज देखो, उसी की लगाए आग में कैसे इन दोनों के रिश्ते में चिंगारी पैदा कर दी है। बस ऐसा ही चला रहा तो वह दिन दूर नहीं जब ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। फिर होगा हमारे लिए सबसे बेहतरीन दिन। वहीं पास में बैठा विवेक अपने अपने मॉम की बात सुनकर बोला। फिर वह वाइन की बोतल खोल देता है, गिलास में वाइन निकाला और उसे लेकर सुनैना जी की तरफ बढ़ गया। एक गिलास अपनी मॉम को दिया, दूसरा गिलास खुद लेकर दोनों माँ बेटे मुस्कुराकर टॉस किया और वाइन पीने लग गए। इस बीच सुनैना जी ने वह वीडियो टीना को सेंड कर दिया था। नहीं, टीना अभी पूरे रास्ते बहुत खुश थी। वह समझ गई थी कि अब अद्विक और आकृति कभी भी करीब नहीं आ पाएंगे। इस समय उसका मोबाइल बज उठा। उसने मोबाइल पर आए मैसेज की तरफ देखा और उसे वीडियो को देख उसके होठों की मुस्कान बढ़ गई और आंखों में एक चमक आ गई। मजा आ गया इस वीडियो को देखकर। काफी मेहनत की है आपने मेरी सासू माँ, आपने तो मुझे खुश कर दिया। ऐसे ही अद्विक और आकृति तुम दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह आपस में लड़ते रहो और इसका फायदा हमें होगा। बस एक चाल और उसके बाद तुम दोनों कभी भी एक नहीं हो पाओगे। तुम दोनों के बीच इतनी दूरियां बढ़ जाएगी कि दोनों ही एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहोगे। फिर होगी हमारी असली जीत। टीना उस वीडियो को देखते हुए अपने होठों पर जहरीली मुस्कान लिए बोले। इस वक्त तो वो किसी बहुत बड़ी खतरनाक वैम्प की तरह लग रही थी। टीना तो मन मन बहुत ही खुश थी और आसमान में उड़ने लगी थी। वह समझ गई थी कि अब उसके और अद्विक के बीच आकृति बिल्कुल भी नहीं आ सकती। अब उसका रास्ता बिल्कुल क्लियर है। वह पूरी तरह से अद्विक को अपने काबू में कर सकती है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद अद्विक भी अपने रूम में आया और बैग पर लेट गया। उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। वह गुस्से में इधर से उधर करवटें बदल रहा था। वही आकृति भी रूम में लेटी थी, पर उसे भी नींद नहीं आ रही थी। उसके कानों में अद्विक की कई बातें गूंज रही थी, जिससे सोच उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। इसके साथ साथ रह रहकर उसकी आंखों के सामने टीना और अद्विक की करीबी याद आ रही थी, जिससे वह खुद को रोने से रोक नहीं पा रही थी। आकृति के बगल में लेटी अदिति सोने का नाटक कर रही थी।
पर वह आकृति की परेशानी को साफ महसूस कर पा रही थी। लेकिन वह अभी उससे कुछ नहीं पूछती, क्योंकि वह चाहती थी कि उसकी फ्रेंड सब कुछ उसे खुद बताए। पर आकृति की ऐसी हालत अदिति से देखी भी नहीं जा रही थी। वह बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किए हुए थी। आज कुछ लोगों की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। टीना वीडियो देखने के बाद सुनैना जी को कॉल करती हैं और फिर वह सुनैना जी और विवेक के साथ मिलकर कुछ नया प्लान करने लगी, जिसे टीना जल्दी अंजाम देने वाली थी, क्योंकि अब वह आकृति का किस्सा जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहती थी। अब देखना ये था कि आखिर टीना आगे क्या करने वाली है। अगली सुबह आकृति की आंख जल्दी नहीं खिली, क्योंकि वह पूरी रात जागती रही और सुबह के करीब 5 बजे उसकी आंखें लगी थी, जिस कारण वह जल्दी उठ नहीं पाई। सभी लोग ब्रेकफास्ट में बैठे हुए थे, वहीं आकृति वहां पर नहीं थी। अद्विक भी नहीं था, पर उसे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, तो वह सुबह जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल गया था। आकृति बेटा कहाँ है? विजय जी आकृति की सीट खाली देखकर अदिति से पूछते हैं। अदिति तुरंत बोली, वो दादाजी काफी देर तक अपना कोई इम्पोर्टेंट वर्क करती रह गई थी, इसलिए उसे लेट हो गया सोने में, और इसीलिए शायद उसकी नींद नहीं खुली। विजय जी कुछ नहीं बोले, पर सुनैना जी को कहाँ बर्दाश्त होता। वह तुरंत बोल पड़ी, ये सही बात नहीं है। वो इस घर की बहू है। वह अब एक बहू होने के नाते उसका पूरा फर्ज बनता है कि सबसे पहले उठे और घर के कामों में मदद करें। माना कि हमारे घर में बहुत सारे सर्वेंट हैं, पर फिर भी उसका भी तो कुछ फर्ज बनता है। आप चुप रहिए सुनैना, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। जो आकृति बेटा लेट उठे ये पहला दिन है जो उन्हें उठने में लेट हुआ। सुनैना की बात पर गुस्से से विजय जी चिल्ला कर बोले। सुनैना जी को भी गुस्सा आ रहा था। वह कुछ बोलने वाली थी कि तभी दादाजी उनकी तरफ देखते हुए बोले, तुम दोनों को इस तरह से ब्रेकफास्ट के टाइम में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। बच्ची है, गलती हो जाती है, कभी कभी गलतियां को समझना चाहिए, और कौन समझेगा। दादाजी की डांट सुनकर विजय जी और सुनैना जी बिल्कुल चुप हो गए, और विजय जी गुस्से से सुनैना जी को घूर रहे थे। वहीं सुनैना जी भी गुस्से से तिलमिलाई हुई थी। उन्हें इस वक्त आकृति पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसके कारण ही आज विजय ने पहली बार ऐसे सबके सामने उन पर चिल्लाए थे। वह गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बनाए हुए बैठी थी और मन ही मन आकृति को भला बुरा बोल रही थी। आकृति की जब आंखें खुली तो सबसे पहले उसकी नज़र वॉल क्लॉक पर गई, जिसमें सुबह के 10 बजे बज रहे थे। ये देख आकृति चौंक गई और झट से उठकर बैठ गई। वह अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोली, ओ माय गॉड, मुझे इतना लेट कैसे हो गया? अब तक तो सब लोग ब्रेकफास्ट भी कर चुके होंगे और सभी लोग मेरे बारे में ना जाने क्या क्या सोच रहे होंगे। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, ब्रेकफास्ट तो सब ने कर लिया, पर हाँ कोई कुछ नहीं सोच रहा है तेरे बारे में, तो तू इतना घबरा मत, जस्ट चिल बेबी। अचानक ही अदिति की आवाज आकृति के कानों में पड़े, जो कि अभी अभी रूम में आई थी। अदिति की बात पर आकृति सॉरी वाला फेस बना लेती है, जिससे अदिति हंसने लगी और बोली, अब ऐसी शक्ल बनाकर मत बैठ, जल्दी से जा और फ्रेश होकर आ, मैं तेरा ब्रेकफास्ट यही लेकर आती हूँ। ओ यू आर सो स्वीट, तू तो मेरी जान है रे। आकृति भागकर अदिति के पास गई और पीछे से उसे गले लगाकर बड़े ही प्यार से बोली। अदिति आकृति के सिर पर चपत लगे और वह भी धीरे से बोली, तू भी मेरी जान है। फिर वो आकृति के लिए ब्रेकफास्ट लेने रूम से बाहर चली गई। अदिति के जाते ही आकृति मुस्कुराए और जल्दी से भागकर वॉशरूम की तरफ चले गए। कुछ देर बाद आकृति वॉशरूम से बाहर आए, तब तक अदिति उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ चुकी थी। आकृति अपने बालों को टॉवल से सुखाते हुए अदिति की तरह मुस्कुराए और टॉवल को एक साइड रख देती है और जल्दी से बेड पर आकर बैठ गई। वह ब्रेकफास्ट को देख मुस्कुरा कर बोली, यार तुझे नहीं पता, मुझे बहुत तेज से भूख लगी थी। ये सुनकर अदिति हंसते हुए बोली, पागल लड़की, मुझे सब पता है, चल जल्दी से ब्रेकफास्ट कर ले। आकृति मुस्कुराते हुए ब्रेकफास्ट करने लगी। अदिति आकृति की तरफ देख रही थी और वह अभी आकृति से उसके और अपने भाई के बीच के रिलेशन के बारे में पूछना चाह रही थी। आकृति ने जब ये देखा कि अदिति एकटक उसे ही देख रही है, तो वह अपने भाव में आकर बोली, ओ मैडम, ऐसी क्या देख रही है? कोई बात है तो तुम मुझसे पूछ सकती है। आकृति ऐसे बोलने पर अदिति मुस्कुराई और हाँ में सिर हिलाया। फिर वह जैसे ही कुछ पूछने वाली थी, उससे पहले ही आकृति का मोबाइल बज उठा। वह अदिति को रोकते हुए बोले, 1 मिनट पहले मैं देख लूं। किसका कॉल है?
उसने अपने मोबाइल चेक किया तो उस पर ऋतिक का कॉल आ रहा था। वह मुस्कुरा कर कॉल पिक की। दूसरी तरफ से ऋतिक हंसते हुए बोला, यार आज सारे फ्रेंड्स मिल रहे हैं, तो क्या तू भी आएगी? यही के एक होटल में यूनियन पार्टी रखी गई है, तो तू और अदिति भी आ जाना। ठीक है, मैं अदिति से बोलती हूँ, फिर हम दोनों साथ में वहाँ आ जाएंगे। आकृति मुस्कुराते हुए ऋतिक से बोली, फिर तुरंत कॉल कट कर दी। अदिति कंफ्यूज भरी नजरों से आकृति की तरफ देख रही थी, जिसे आकृति ने समझ कर कहा, आज कॉलेज का रियूनियन पार्टी है और इसीलिए ऋतिक ने हमें इनवाइट किया है। तू चलेगी ना मेरे साथ पार्टी में? अदिति का पहला तो मुड़ नहीं था, पर फिर आकृति के कहने पर वह मान गई। अब दोनों ही रियूनियन पार्टी के लिए काफी एक्साइटेड थे, क्योंकि इस पार्टी में वह सब अपने पुराने कॉलेज फ्रेंड से मिलने वाले थे और अपने पुराने फ्रेंड से मिलने की खुशी तो एक अलग ही खुशी होती है। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। शाम के 6 बजे आकृति और अदिति दोनों ही मिरर के सामने खड़ी होकर लड़ रही थी। अदिति आकृति से बोल रही थी, यार रुक तो, साइड हो ना, पहले मुझे तैयार होने दे। तू तो ऑलरेडी इतनी खूबसूरत है, तुझे तो तैयार होने की जरूरत ही नहीं, पर मुझे तो बहुत जरूरत है ना। ये तो क्या बोल रही है, क्या तू कम खूबसूरत है? अक्कू तू ना मेरा मजाक उड़ा रही है? खुद तो खूबसूरत बन जाएगी और मुझे तू चाहती है कि मैं बंदरिया बनकर पार्टी में जाऊं और मेरे सारे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाए। आकृति अदिति को मिरर से साइड करते हुए मुंह बनाकर बोली। अब अदिति फिर से मुंह बनाकर आकृति की तरफ देखने लगी। दोनों काफी देर तक ऐसे ही झगड़ते हुए तैयार हुई। फिर दोनों ही यूनियन पार्टी के लिए वहां से निकल गए। जैसे ही उनकी कार वहां से निकली, किसी शख्स ने अपने पेट के पॉकेट से मोबाइल निकला और कॉल किया। दूसरी तरफ से कॉल पिक हुई तो वह शख्स मुस्कुराते हुए बोला, शिकार बाहर निकल चुका है, अब बस दाना डालकर उसे फंसाने की देर है। इस बात को सुनकर दूसरी तरफ से किसी लड़की की तेज तेज हंसने की आवाज आने लगी। वह हंसते हुए बोली, थैंक यू, बाकी का काम मैं खुद देख लूंगी। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। आज की रात तुम्हारे लिए स्पेशल सरप्राइज है मिस्टर अद्विक सिंह राठौड़। ऐसा सरप्राइज कि तुम बिल्कुल चौंक जाओगे, क्योंकि तुम सरप्राइज के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। और सरप्राइज के बाद सब कुछ बदल जाएगा। किसी के रिश्ते टूटेंगे तो किसी के नए रिश्ते जुड़ेंगे और जीत होगी तो सिर्फ मेरी। इतना बोलते हुए उस लड़की के होठों पर एक खतरनाक स्माइल आ गई और वह तेज तेज पागलों की तरह हंसने लगी। कौन है ये लड़की और ये लड़की क्या करने वाली है? किसका रिश्ता खराब हो जाएगा? जानने के लिए सुनना ना भूलें रीबर्थ माय हार्टलेस हस्बैंड। अगर आप सबको मेरी ये न्यू स्टोरी पसंद आ रही हो तो अपने भर कर लाइक, कमेंट और शेयर कर दे। इसके साथ साथ मेरे चैनल MS नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें।